morning to all of you. Welcome to YouTube channel of Gyanodaya Classes. Today we will discuss about solutions and colligative properties. It is the first chapter of physical chemistry in class 12 syllabus. So please concentrate here your mind. We will discuss solutions. What is solutions? ये सॉल्यूशंस, इस सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे हम लोग जरा डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज सॉल्यूशन. तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन. दैट मीन्स कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में ओनली टू कंपोनेंट्स है. फर्स्ट वन इज द सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज द सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को जब मिलाते हैं तो वो एक सॉल्यूशन को तैयार करता है. यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट किसको पढ़ेंगे, सॉल्वेंट किसको पढ़ेंगे, जरा इसके बारे में बात करते हैं. तो सॉल्यूट सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें इसकी क्वांटिटी लेस होता है, और सॉल्वेंट ऐसा कंपोनेंट होगा जिसका क्वांटिटी सॉल्यूशन में मोर होता है. Means कि solute is that component which is present in less quantity and solvent is that component which is present in excess quantity. As for example, 100 gram water and 100 gram alcohols, ethanol. So how to find which one will solute and which one will solvent? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूट का लेस क्वांटिटी होना चाहिए, लेस नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए. उसी तरह से जो सॉल्वेंट होगा उसका मोर क्वांटिटी होना चाहिए, मोर नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट 18 से अगर डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा. सिमिलरली 100 ग्राम इथेनॉल है. इस 100 ग्राम इथेनॉल में ये इसके मॉलिक्यूलर मास से जब डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स मिलता है. अब इसमें आप बता सकते हैं कि किसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा या किसका ज्यादा होगा. जिसका कम होगा, लेस नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट. मोर नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. और बोथ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन. सॉल्युबिलिटी, it can be defined as the maximum quantity of solute that has been dissolved in the solvent to prepare a saturated solutions. Means कि यहाँ पे जो solute है उस solute का maximum quantity जो solvent में dissolve करता है, इसी को solubility बोला जाता है, ताकि वो saturated solution को तैयार कर सके. लेकिन यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जरा इसके बारे में हम लोग समझ लें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन व्हिच मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड अंडर पर्टिकुलर कंडीशन. तो यहाँ पे हम लोग सॉल्युबिलिटी जस्ट लाइक मोलरिटी, मींस यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी इज मोल्स पर लीटर. तो यहाँ पे हम लोग सॉल्युबिलिटी है, इसको कुछ नहीं, हम लोग अगर मोलरिटी को समझते हैं तो वो मोलरिटी का जो यूनिट होता है वही यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की भी यूनिट होती है. तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे. जो सॉल्यूशन के बेसिस पर सॉल्यूशन का क्या टाइप होगा उसके बेसिस पर हम लोग बात करेंगे. तो आइए जरा यहाँ पे स्टूडेंट्स, please concentrate your mind. Types of solutions. सॉल्यूशन के कितने प्रकार हैं? तो बेसिकली सॉल्यूशन के हम लोग 3 टाइप्स पढ़ेंगे. उसमें कौन कौन सा 3 टाइप्स होगा? तो इसका फर्स्ट जो होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन है, सेकेंड जो होगा वो सॉलिड सॉल्यूशन होगा,
और थर्ड जो होगा गैस या गैसियस सॉल्यूशन पढ़ेंगे इसको। तो उसमें हाउ टू फॉर्म लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो इसके बारे में जरा समझिए कि इसमें अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा, और इन दोनों को मिलाने के बाद कोई ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग ये समझ सके कि हाँ ये लिक्विड सॉल्यूशन है, ये सॉलिड सॉल्यूशन है और ये गैसियस सॉल्यूशन है। हियर फर्स्ट वन इज द लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन मींस कि जिसमें जो भी सॉल्यूशन हम लोग को पढ़ना है वो बाइनरी सॉल्यूशन मींस कि सॉल्यूशन में ओनली टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, जिसमें कि फर्स्ट जो होता वो सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो उसमें यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं उसमें सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड सॉल्यूशन है और सॉल्यूट के रूप में भी लिक्विड सॉल्यूशन है। मींस कि ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है इसमें बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म, मींस कि सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, सॉल्यूट भी लिक्विड होगा। जिसका एक एग्जांपल लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड इन बेंजीन, जिसमें हम लोग दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हैं अल्कोहल इन वाटर। तो इसमें देखेंगे तो अल्कोहल भी आपका लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो सॉल्यूट भी लिक्विड हो गया, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो गया। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। यहाँ है सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड है, सॉल्यूट के रूप में सॉलिड है। तो इसमें जो एग्जांपल होगा वो ग्लूकोज इन वाटर, यानी यहाँ पे ग्लूकोज सॉलिड हो गया और वाटर जो है वो लिक्विड है। फिर इसका नेक्स्ट है NaCl इन वाटर, NaCl भी सॉलिड है और यहाँ पे वाटर जो है वो लिक्विड है। तो इस केस में अगर जिसकी मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि यहाँ पे हमेशा जिसकी मात्रा ज्यादा है वो आपका लिक्विड है, इसीलिए इसको हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के रूप में लाते हैं। नेक्स्ट हमारा है सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड है और सॉल्यूट के रूप में गैस है। तो इसका जो एग्जांपल होगा अमोनिया इन वाटर। यहाँ पे अमोनिया जो है वो अमोनिया गैसियस फॉर्म में होता है और वाटर यहाँ पे लिक्विड है। तो इस लिक्विड में गैस का जब डिसॉल्वेबिलिटी होती है तो इसी से जो सॉल्यूशन तैयार होगा इसको हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसमें HCl इन वाटर, यहाँ वाटर लिक्विड है जबकि HCl गैस है। तो ये कंबाइंडली हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के रूप में इसे पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आया सॉलिड सॉल्यूशंस। तो सॉलिड यहाँ सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड ही लेना है और सॉलिड के रूप में सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। जैसे फर्स्ट हम लोग सॉलिड 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 इन सॉलिड, ये जो सॉलिड सॉल्यूशन होगा सॉलिड इन सॉलिड, जिसका एग्जांपल होगा एलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो मेटल जो होगा वो दोनों सॉलिड ही फॉर्म में होता है। डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को जब हम मिलाते हैं तो उससे एलॉय का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक एग्जांपल हुआ जो इसके सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट है सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड और सॉलिड के रूप में लिक्विड होगा, जिसका एग्जांपल यहाँ पे होगा सोडियम इन मरकरी, या जिसको हम लोग अमलगम के रूप में बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसका यूज हम लोग ऑर्गेनिक में करेंगे। नेक्स्ट हुआ यहाँ पे सॉलिड, सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड है, सॉलिड के रूप में गैसियस है, जिसका हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जब हम अल्केन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर इस हाइड्रोजनेशन का यूज करेंगे, जो कहीं ना कहीं मेटल के सरफेस पर इसका एडजॉर्प्शन होता है। तो ये भी एक एग्जांपल है जो सॉलिड सॉल्यूशंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें कि सॉल्वेंट के रूप में गैस 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 और यहाँ पे सॉल्यूट के रूप में अगर गैस हुआ तो गैस इन गैस, जिसका बेस्ट एग्जांपल एयर होता है। नेक्स्ट है गैस सॉलिड, यानी सॉरी गैस लिक्विड, यानी ये जो है लिक्विड इन गैस, जिसका एग्जांपल हो गया क्लोरोफॉर्म इन एयर। नेक्स्ट है गैस सॉलिड, गैस सॉल्वेंट है और सॉल्यूट के रूप में यहाँ पे सॉलिड है, जिसका एग्जांपल कैम्फर हुआ, जिसको कपूर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से जो इतना सॉल्यूशन का टाइप्स हुआ, जिसमें लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशंस और गैसेस सॉल्यूशन हुआ, इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जरा इसी बात पे आप क्लियर करेंगे कि क्वेश्चन जो होगा वो कहाँ से हमें पूछा करता है। प्लीज
कीप इन योर माइंड। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद ये जो सॉल्यूशन पढ़ा, ये जो सॉल्यूशन को देखा हम लोगों ने कि हाउ टू फॉर्म सॉल्यूशन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, वो इसके रीजन के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है और उस केस में डिसॉल्वेबिलिटी मैक्सिमम होने की वजह से ये सॉल्यूशन को फॉर्म करता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, वो रीजन के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है सॉल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर है। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रही है तो आप इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर और भी ये आपके दोस्तों को बेनिफिट हो इसके लिए एक बार आप शेयर जरूर करें। ओके, नाउ नेक्स्ट, रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। Now we will discuss reason for the formation of solution. When solute is mixed with the solvent, interactive force of attraction between solute and solvent get developed. If these interactive forces are greater than the force of attraction between solute and solvent particles, a homogeneous mixture, that is the solution will be formed, otherwise solution will not form. Means what students, यहाँ पे आप ध्यान देंगे जरा कि ये जो means स्टूडेंट्स आप जरा इसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है, दोनों को जब मिलाते हैं तो मिलाने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच एक तरह का इंटरैक्टिव फोर्स एग्जर्ट होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच अगर ग्रेटर होता है, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो इसी के वजह से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अदरवाइज अगर इस तरह का इंटरैक्टिव फोर्स काम नहीं करे तो उस केस में सॉल्यूशन का फॉर्म करना इम्पॉसिबल होगा। तो इस केस में ये बहुत ही जरूरी होता है कि जब भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो इंटरैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो ऑलवेज ग्रेटर देन the force of attraction between solute solute and solvent solvent. So here let us suppose A solvent है, B solute है, तो इस A और B जो solute और solvent है, तो इसमें जो हम बात करेंगे वो like particles force of attraction और unlike particles force of attraction। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं, लेट अस सपोज कि ए दोनों अगर सॉल्वेंट है, यहाँ पे ए जो पार्टिकल है वो सॉल्वेंट के रूप में माना गया है, तो ए अगर सॉल्वेंट है और बी अगर सॉल्यूट है, तो इन दोनों का इंटरेक्शन जो होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम होगा। या यूं कहें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्टिव फोर्सेस अगर ग्रेटर होता है सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होता। मींस ये जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन जो है वो जिस प्रिंसिपल पर काम करता है उस प्रिंसिपल को हम लोग लाइट डिसॉल्व्स लाइट की प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी लाइट डिसॉल्व्स लाइट के प्रिंसिपल पर ही ये काम करता है और उस केस में ये सॉल्यूशन को फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स यही एक रीजन है जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है,
वो उसका रीजन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बाद जो भी फैक्टर्स होगा कि ये सॉल्यूशन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो उसके बारे में जरा हम लोग बात करेंगे कि इसका फैक्टर कौन कौन सा है। तो आइए जरा इससे हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी जो होती है उस पर कौन कौन सा फैक्टर होगा जो इसको अफेक्ट करेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका जो पहला फैक्टर होगा वो हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, इस पे हम लोग जरा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि इफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सेम, इंटरैक्टिव फोर्स will develop between solute and solvent and solubility increases। means what students, ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम हो तो उस केस में जो इंटरैक्टिव फोर्स डेवलप करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, इसके वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरी पॉइंट जो है वो टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, जिसमें टेम्परेचर में हम लोग डिसोल्यूशन की प्रोसेस को देखते हैं। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस कैन बी एंडोथर्मिक, फर्स्ट पॉइंट हुआ कि डिसोल्यूशन प्रोसेस जब एंडोथर्मिक होगा मींस कि उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट का एनर्जी हम लोग देते हैं उसको, तो एनर्जी जो देंगे वो टेम्परेचर के रूप में हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मींस कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो उस केस में सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा और उस केस में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जैसे ही इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट करता है तो उस केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, जिसका एग्जांपल है ग्लूकोज, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया etc। नाउ द नेक्स्ट, इस टेम्परेचर में ही दूसरा फैक्टर हमारा है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस कि आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, हीट विल बी रिलीज्ड, दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू नेगेटिव। मींस कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसके बाद हीट रिलीज करता हो, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। यहाँ पे जब टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज करते हैं तो इस केस में भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है, जिसका एग्जांपल होगा लाइमस्टोन, कॉन्क एसिड्स, कॉस्टिक सोडा जिसको कि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जानते हैं। तो ये सारा जो इतना है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो स्टूडेंट्स यही रहा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो मेथड टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं। ये परसेंटेज, यहाँ जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का जो मेथड होगा इसको हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बात करेंगे। इसमें फर्स्ट हो गया जिसको हम लोग वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं या इसी को मास बाय वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं। सेकेंड है जिसमें परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको वेट परसेंट भी या फिर मास परसेंट भी पढ़ा जाता है। नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी इसको वॉल्यूम परसेंट भी बोलते हैं। तो जो हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ होता, इसमें नॉर्मलिटी जानना है, मोलरिटी जानना है और एक फॉर्मेलिटी, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज वेट बाय वेट, या वेट परसेंट भी पढ़ते हैं और उसके बाद मास परसेंट भी पढ़ेंगे। तो इसमें जो यूनिट पढ़ना है उसमें एक टर्म आएगा मोलालिटी और नेक्स्ट टर्म आएगा मोल फ्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वॉल्यूम परसेंट या परसेंटेज V बाई V, जिसमें हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट हमारा जो होगा वो उसमें हम लोग जो बात करेंगे वो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम या परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट ये हमारा मेथड टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इस कंसंट्रेशन को हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो परसेंटेज का केस होगा जिसमें वेट परसेंट या परसेंटेज वेट बाई वेट या उसको मास परसेंट भी पढ़ते हैं। सेकेंड जो होगा वो वेट बाई वॉल्यूम या मास बाई वॉल्यूम परसेंट भी होता। और नेक्स्ट जो होगा वो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, जिसको वॉल्यूम परसेंट भी बोलते हैं। तो इसी में हमें जो है वो नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, फॉर्मुलेटी, मोल फ्रैक्शन, ppm यूनिट, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स आज का इतना ही, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।